हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास में अपन देखेंगे जावा का सोल्ड पेपर बीसीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2019 का ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो अपन पहले तो आपका देख लो पेपर का है ना क्या पैटर्न है। तो ये 10 क्वेश्चंस तो इसमें छोटे दे रखे हैं। तो अपन दो दो नंबर के क्वेश्चंस है, 40 वर्ड की इसकी लिमिट होती है। 40 वर्ड्स तक के इसके आंसर की लिमिट है। आप चाहो तो इसको ना मैक्सिमम हाफ पेज तक लिख सकते हो। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो थोड़े से आंसर बड़े होते हैं, तो हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को कई बार है ना 4 नंबर में भी कई बार आ जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर ले हुए। तो 10 क्वेश्चंस तो ये आपके 2 मार्क्स के हो गए, 4 क्वेश्चंस आपके ना 4 मार्क्स के, 5 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के हो गए। प्रत्येक यूनिट का आपका 1 क्वेश्चन है इसमें। कि 5 यूनिट है तो ईच यूनिट का आपका यहाँ 1 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है। कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। 20 मार्क्स का आपका ये पार्ट हो गया, 20 का ये हो गया। 40 मार्क्स तक की आपकी अगर तैयारी हो जाती है, अगर ये क्वेश्चंस आप पूरे कर लेते हो तो अपन इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के 2 क्वेश्चंस लेके चलेंगे। अपन ने जैसे एक्सप्लेन ये हो गया, एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, एंड आल्सो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये एक्सप्लेनेशन देना अपन को। और छोटे छोटे क्वेश्चंस को अपन को पूरा देखना है। हर यूनिट में दो दो क्वेश्चंस है, तो हर यूनिट के इसके दो दो क्वेश्चंस को लेते हुए अपन कवर करेंगे। फिर पार्ट थर्ड आपको नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल में बनाऊंगा, यानी कल की डेट में, ये आपको पार्ट थर्ड का सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा। तो अभी अपन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसको एक्सप्लेनेशन देना अपन को। एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपन यहाँ पे डेटाज और मेथड्स को एक साथ बाइंड करके एक यूनिट बनाते हैं, और फिर उस यूनिट को अपन है ना एज ए क्लास की फॉर्म में डिजाइन करते हैं। फिर क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके अपन फिर प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि OOPS, हुप्स, हुप्स के नाम से इसको जानते हैं, इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल। मॉडल और अप्रोच कह सकते हो आप इसको। एक प्रोग्रामिंग का मॉडल है, अप्रोच है। अब इस अप्रोच में अपन करते क्या है, तो वेयर द प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स, ये प्रोग्राम्स को अपन ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, वो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड करेंगे, रदर देन लॉजिक एंड फंक्शंस। ये अपन है ना लॉजिक को इनको फोकस कम करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को लेके प्रोग्रामिंग करेंगे। कि आप एक ऐसी यूनिट बनाओ जिसमें डेटा भी आ जाए, और डेटा में क्या ऑपरेशंस करोगे, तो उसके मेथड या फंक्शंस को बाइंड करो। बाइंड करके एक यूनिट बनाओ, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा अपने आप में। तो मेमोरी का एक प्लेस होगा जहाँ पे अपन डेटा को प्रेजेंट करेंगे, डेटा के साथ में क्या ऑपरेशन करोगे, मेथड को पुट करोगे, तो दोनों एक सिंगल यूनिट बनाएंगे, डेटा एंड मेथड्स। तो देन वो ऑब्जेक्ट होगा, तो पूरी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट के अराउंड ही चलेगी पूरी। तो इन अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेनली फोकसेस ऑन द ऑब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस करते हैं अपन, देट आर रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट इंस्टेड ऑफ लॉजिक। लॉजिक की जगह पर है ना पूरा ऑब्जेक्ट को पूरा फोकस करके फिर कोडिंग करते हैं अपन। तो दिस अप्रोच इज आइडियल फॉर द प्रोग्राम्स लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये अप्रोच अपने लिए एक तरह से आइडियल होती है जब प्रोग्राम लार्ज हो जाए या कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स कोड हो जाए। तो एंड नीड्स टू बी एक्टिवली अपडेटेड और मेंटेन्ड। तो ये अपन को अपडेट करना हो, मेंटेन करना हो, तो है ना ये आवश्यकता होती है। तो अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये इसे मान के चलो 1979 है ना या 80s के आसपास से इसकी थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑब्जेक्ट को लेके पूरी कोडिंग चलती है यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपने ना C++ में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे जावा में अपन फॉलो करेंगे। फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वाई डू वी से दैट जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो आपको सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होगी, तो प्लेटफॉर्म से यहाँ पे मतलब है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम्स। प्लेटफॉर्म्स जो अपन बोलेंगे ओएस को रेफर करेगा यहाँ पे। अब प्लेटफॉर्म्स की यहाँ पे अगर ये वर्ड आ गया तो ओएस को यहाँ रेफर करेंगे। ओएस में आपका है ना जैसे MS DOS हो गया, है ना, विंडोज हो गया, ये ओएस। ऐसे आपका लिनक्स हो गया, है ना, ऐसे आपका ना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा। तो ये जावा है कि जावा
को अपन है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, तो इसकी क्या मीनिंग है। तो जावा इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स बाइट्स कोड की वजह से जावा को अपन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहेंगे। अब तुम कहोगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें बाइट्स कोड है ना, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे विदाउट मॉडिफिकेशन के डायरेक्ट ये रन हो जाता है। चाहे आप एम एस डोस में रन करो जावा के प्रोग्राम्स को, विंडोज में रन करे, लिनक्स में रन करे, यूनिक्स में करे, मैक में करे, सभी प्लेटफॉर्म पे है ना रन हो जाती है ये। तो विच कैन रन ऑफ एनी सिस्टम इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपन को गिवन है, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये है ना अपन को रन हो जाती है, मतलब ये बाइट कोड की वजह से। तो अपन इस वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कह सकते हैं। कई लैंग्वेज होती है जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ही चलती है। अगर आपने जैसे विंडोज के अंदर है ना उसको उसका कोड बनाया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो फिर उसको अपन दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं चला सकते। तो जावा में एक ऐसे ही है, इस फीचर्स है जावा का कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन जावा। तो यहाँ पे जावा है ना, मल्टी थ्रेडिंग क्या है जावा में, तो वो बताना अपन को। तो मल्टी थ्रेड, थ्रेड अपन है ना एक प्रोसेस को अपन बोल सकते हैं। तो जैसे आप एक है ना सिंपल एक सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो। अब हो सकता है कि सिंगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते करते अपन उस प्रोसेस को तो स्किप कर गए, किसी दूसरे प्रोसेस में चले गए। फिर अपन को उस दूसरे प्रोसेस के बाद में कोई तीसरा प्रोसेस आ गया, चौथा प्रोसेस आ गया, तो एक साथ में है ना कई सारे प्रोसेस आ जाए पैरेलल। तो फिर अपन को है ना प्रॉपर कई बार है ना अपन को पूरा उस प्रोसेस को कंप्लीट करके वापस अपन बैक में रिटर्न होके आ जाते हैं। तो ये आपका थ्रेडिंग की थ्योरी आ जाती है यहाँ पे। तो मल्टी थ्रेडिंग इन जावा इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशंस मल्टीपल प्रोसेस सिमिल्टेनियसली, एक साथ, कि एक प्रोसेस के बाद में कई सारे प्रोसेस चल जाए अपन को। तो ए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर सब प्रोग्राम्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट द सेम टाइम इन पैरेलल। एक लार्ज प्रोग्राम होगा, छोटे छोटे प्रोसेस में उसको डिवाइडेशन करते हैं और फिर अपन उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो एक साथ है ना एक साथ सिमुलेटेनियसली रन हो जाए, मतलब एग्जीक्यूट हो जाए। तो मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग बोथ आर यूज टू अचीव मल्टीटास्किंग। तो एक तो मल्टी प्रोसेसिंग की थ्योरी होती है, एक मल्टी थ्रेडिंग होती है, दोनों ही मल्टीटास्किंग को है ना यूज करेंगे, अचीव मतलब प्राप्त करेंगे एक तरह से। जावा मल्टी थ्रेडिंग इज मोस्ट यूज्ड इन गेम्स, एनिमेशंस एसेट्रा। कि मल्टी थ्रेडिंग का जो अपन मोस्टली यूज करेंगे जावा में गेम्स या एनिमेशंस में यूज करेंगे। तो अगर इसका डायग्रामेटिकली इसको अपन देखना चाहिए मल्टी थ्रेडिंग का क्या मीनिंग है, तो आपका ये जावा का एक प्रोग्राम है ना, सिंगल प्रोसेस है एक तरह से, ये एक सिंगल प्रोसेस यहाँ से चला, ठीक है ना। अब यहाँ से फिर ये है ना मेन मेथड्स, ये मेन थ्रेड्स चल रही है, फिर ये है ना ये मल्टीपल थ्रेड है, 1 आ गई, थ्रेड 2 आ गई, थ्रेड 3 आ गई है ना। तो ये मेमोरी फिर इनके लिए है ना एक मेमोरी अलग से हीप मेमोरी एलोकेट करेगा। मेन थ्रेड्स आपके स्टैक मेमोरी में चल रही है। तो ये मल्टीपल है ना थ्रेड्स हो गई कि एक प्रोसेस से शुरू करते हुए अपन है ना कई सारे प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग कर दे सेम टाइम, तो वो थ्रेडिंग की थ्योरी आ जाती है। तो ये आपका मल्टी प्रोसेस एक साथ चल जाता है एक तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनको एक्सप्लेन देना अपन को। तो क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो क्लास जस्ट लाइक ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अपन कह सकते हैं, यूजर के द्वारा क्रिएट किया हुआ डेटाज है। कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा, इनबिल्ट डेटा को यूज करके अपन है ना डेटाज को कलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, जिसको अपन एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, फील्ड भी कह सकते हैं। और फिर उन डेटा में क्या ऑपरेशन करोगे, तो डेटाज को और मेथड्स को बाइंड करके एक यूनिट बनाना, तो ये डेटा एब्स्ट्रैक्शंस की एक्टिविटीज के अंतर्गत आ जाता है। तो ये है ना क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंतर्गत आएगा। क्लास को अपन जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट होता है ना, जैसे एक अपन हाउस को अपन कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो कंस्ट्रक्शंस करने से पहले उसका एक स्केचिंग यानी कि मैप बना देते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फिर ब्लूप्रिंट के थ्रू पूरा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपन। तो ऐसे ही क्लास की थ्योरी हो जाती है। और प्रोटोटाइप है ना, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड,
एक प्रोटोटाइप कर दो, फिर उससे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपन। इट रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स that are common to all objects of one type। कि इसके अंतर्गत आप जितने भी ऑब्जेक्ट सिमिलर टाइप के है ना क्लास से क्रिएट करोगे, तो प्रॉपर्टी और मेथड्स है ना वो सबके लिए कॉमन हो जाएगा। तो क्लास को अपन जस्ट लाइक ए टेम्पलेट्स की तरह सोच सकते हैं। तो क्लास में डेटा और मेथड्स दो से मिलके क्लास बनती है। तो एक डेटा टाइप हो गया है ना, डेटा एब्स्ट्रैक्शंस की जो जो कंसेप्ट है वो क्लास के थ्रू ही है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शंस की एक्टिविटी चलती है। एक डेटा एब्स्ट्रैक्शंस पूरा होता है, क्लास डिफाइन हो गई। तो ये जस्ट लाइक है, फिर अपन है ना क्लास अगर बन जाती है, फिर क्लास को अपन इनबिल्ट डेटा टाइप की तरह यूज में लेके फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्लास एक तरह से टेम्पलेट है ना, या अपन यूजर डिफाइंड डेटा के अंतर्गत आएगी। तो अपन एग्जांपल देखो, कोई एम्प्लॉय का अपन को एक क्लास बनानी है, तो ये क्लास कीवर्ड हो जाएगा, ये क्लास का नाम हो जाएगा, ये बिगिन हो गया, ये क्लोज हो गया। यहाँ पे अपन है ना इंस्टेंस वेरिएबल, ये आपका एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे मेथड्स। तो इनको पूरा बाइंड करके एक यूनिट बनाएंगे, तो ये क्लास हो जाएगी। फिर क्लास बनने के बाद में ऑब्जेक्ट बनता है, सिंपल सी थ्योरी है। ऑब्जेक्ट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, डेटाज को अपन रन करेंगे तो है ना वैल्यू देंगे, तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर वो स्टोर होगी। तो रन टाइम एंटिटी अपन बोल सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ये बेसिक यूनिट होती है कि बिगर ऑब्जेक्ट के तो अपन काम कर ही नहीं सकते। तो हर चीज़ के लिए फिर अपन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, फिर डेटाज को मेथड्स को यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो इट इज ए बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड रिप्रेजेंट्स द रियल लाइफ एंटिटीज, है ना, रियल लाइफ एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, या रन टाइम एंटिटीज भी कह सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट को। A typical Java program creates many objects which as you know interact by invoking methods। ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अपन मेथड्स को इंटरेक्ट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करोगे तो फिर कोई काम कर ही नहीं सकते अपनी क्लास के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट्स हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक, एक ऑब्जेक्ट की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो आपका स्टेट हो गया, बिहेवियर हो गया, आइडेंटिटी हो गई। तो स्टेट का मतलब हो गया एक तरह से डेटाज, एट्रीब्यूट्स है ना, फील्ड। और बिहेवियर को अपन यहाँ मेथड्स कहेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर अपने पास हो सकते हैं। एक आइडेंटिटी जो होगी ऑब्जेक्ट का, एक नाम होगा अपने आप में। तो क्लास आपका डेटा टाइप होगा, क्लास से फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। अब ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए जावा में अपने पास है ना न्यू कीवर्ड है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लास का नाम आएगा, जैसे अपन ने एम्प्लॉय बनाया, फिर ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, फिर इक्वल आएगा, फिर न्यू आएगा, फिर क्लास का नाम आएगा, फिर ये पेरेंथेसिस सेमीकोलन। अब कैसे, जैसे एम्प्लॉय की अपन ने क्लास बनाई ऊपर, ये एम्प्लॉय की क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, एम्प्लॉय, ई कैपिटल है। अब कहोगे ऑब्जेक्ट बनाओ, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास का नाम एम्प्लॉय, फिर ये ऑब्जेक्ट यूजर वर्ड हो जाएगा, न्यू आपका कीवर्ड हो जाएगा, एम्प्लॉय। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा ईएमपी नाम से। तो एक आइडेंटिफिकेशन हो गई ईएमपी। फिर ईएमपी के थ्रू पूरा अपन मेथड्स को है ना या बिहेवियर को एक्सेस करेंगे। सिंपल सी थ्योरी है। तो एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना ही होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय, है ना, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है, ये आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, व्हाट इज स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट इन जावा। तो अपन स्ट्रिंग को डील करते हैं, तो स्ट्रिंग बफर एक क्लास होती है। स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू अपन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर स्ट्रिंग वैल्यू को लेके फिर देन अपन काम करेंगे। तो स्ट्रिंग है ना, एक तरह से ये आपकी जो स्ट्रिंग होगी ये म्यूटेबल टाइप की होगी। तो इसमें अपन है ना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कोई अपेंड करना चाहे स्ट्रिंग में, कुछ नया एडिशन करना चाहे वो अपन कर सकते हैं। तो एक तो स्ट्रिंग होती है ना कि कांस्टेंट मेमोरी यूज कर ले, और एक स्ट्रिंग है ना म्यूटेबल है जो अपन मॉडिफाई कर ले। तो एक तो फिक्स टाइप की स्ट्रिंग होती है, एक म्यूटेबल है ना, एक इम्यूटेबल, दो तरह की स्ट्रिंग चलती है जावा में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बफर एक क्लास है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्या होता है ना, तो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्या होता है इन जावा। तो स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट जो अपन क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू करते हैं। क्लास क्या होती है, क्लास के अंदर डेटा भी होता है, मेथड्स भी होता है, एक डेटा टाइप होता है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो स्ट्रिंग बफर क्लास के थ्रू जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो आपका स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट कहलाएगा। सिंपल सी थ्योरी हो गई है। स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू क्रिएट ए म्यूटेबल स्ट्रिंग, ये भी याद होने का पॉइंट है। म्यूटेबल का जिसमें अपन मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग तुमने मान लो कि
यूनिवर्सिटी ले लिया, अब तुम कहते हो कि इसमें राजस्थान को ऐड और कर दो, तो राजस्थान को अपेंड कर दो, है ना। तो अपन यूनिवर्सिटी राजस्थान बनाना चाह रहे हैं, तो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो मॉडिफाई अगर करोगे, स्ट्रिंग को चेंजेज करोगे, तो वो आपका म्यूटेबल कहलाएगी। तो स्ट्रिंग बफर क्लासेज इज यूज टू क्रिएट ए म्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इट कैन चेंज्ड। कोई पूछे म्यूटेबल की मीनिंग बताओ, मॉडिफाई करना, चेंज करना। आफ्टर इट इज क्रिएटेड, एक बार क्रिएट हो जाए तो उसके बाद अपन उसमें चेंजेज कर दे। तो एग्जांपल, क्रिएटिंग ए स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसका एक एग्जांपल है कैसे करें। तो अपन को क्लास का एक पूरा एक फॉर्मेट याद रखो, जावा में क्लास कैसे बनाते हैं अपन को। तो ये क्लास है ना, ये पब्लिक टाइप की मैं क्लास बना रहा हूँ। क्लास का जो नाम रखूंगा ये यूजर वर्ड है, ये डेमो क्लास का नाम होगा, ये पब्लिक है ना, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, बिगिन होगा, क्लोज होगा। अब क्लास में अपन कोई भी क्लास बनाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे क्लास को, तो ये मान के चलो उस क्लास के अंदर एक मेन मेथड्स कंपलसरी है। अगर मेन मेथड्स नहीं है जावा के कोड में की क्लास में, तो ऐसे सोचो फिर वो रन नहीं हो सकता। तो रन करने के लिए अपना, जैसे अपन सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में मेन मेथड्स लिखते हैं, है ना। सी लैंग्वेज में अपन बॉटम पे लिखते हैं, टॉप पे लिखते हैं, और सी प्लस प्लस में बॉटम पे है ना, क्लास के जस्ट बाद मेन मेथड्स लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे जावा में भी है ना, क्लास के अंदर एक मेन मेथड्स होगा। तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट होगा, है ना। स्ट्रिंग ये पूरी एरे टाइप का होता है आर्ग्यूमेंट्स। तो ये है ना फिक्स है, ये लाइन याद रखना होगा, हर लाइन की एक मीनिंग होती है। अब अपन को करना क्या है, स्ट्रिंग बफर क्लास को यूज करते हुए स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो स्ट्रिंग बफर क्लास है ना, क्वेश्चंस में अपन को कह रहा है कि व्हाट इज स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट इन जावा। तो स्ट्रिंग बफर ये क्लास का नाम हो जाएगा। अभी अपन ने सिंटेक्स पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये सिंटेक्स है ना, अभी ये देखो ये रहा, क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट है, फिर न्यू से ऑब्जेक्ट बनता है जावा में, याद रखने का पॉइंट है ना, ये ध्यान देने का पॉइंट है। अब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बफर ये कैसे बनाएं, तो मैंने न्यू का यूज कर लिया, है ना, ये तो आपका कीवर्ड हो गया ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और स्ट्रिंग बफर ये क्लास का नाम हो गया, और ये है ना एक एक फिक्स वैल्यू हो गई है। अभी तो ये मैंने फिक्स कर दी है वैल्यू, फिक्स लिटरल्स कर दो आप इसको, है ना, ये लिटरल्स का मैंने स्ट्रिंग कर दिया, एनकेजी नाम दे दिया। अब अपन इसको अगर प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो ये एनकेजी को प्रिंट कर देगा। अब फिर तुम कहोगे इस वर्ड में, इस एनकेजी में कुछ नया वर्ड जोड़ो, तो अपना है ना ऑब्जेक्ट का नाम एस बी आर है, तो यहाँ पे एस बी आर, तो ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा ये, है ना, इसको अपन एस बी आर कहेंगे, है ना, यहाँ पे बी आर रह गया। डॉट अपेंड, तो अपेंड का मतलब इसमें ऐड करें, अब क्या ऐड करें, एकेडमी और जोड़ दो। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस बी आर, तो ये एन के जी एकेडमी बता देगा। तो इसका अगर रिजल्ट देखोगे तो पहला तो ये आएगा, फिर बाद में ये एन के जी एकेडमी, एकेडमी ये है ना ऐड कर देगा, तो इसका ये रिजल्ट ये आ जाएगा। तो इस तरह से अपन है ना एक स्क्रीन बफर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, फिर उसको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे एस बी आर है ना, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एस बी आर स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज ए डब्ल्यू टी क्लास, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये भी। अब अपने आप में सिलेबस में एक है ना, एक थर्ड यूनिट में या फोर्थ यूनिट में दे रखा अपन को। तो ए डब्ल्यू टी का क्या मतलब होता है, तो ए डब्ल्यू टी होता है, ए डब्ल्यू टी मीन्स होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट। ए का मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट। अब होता क्या है, तो एप्लीकेशंस जो अपन है ना, जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाते हैं, किस तरह की जीयूआई, जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जांपल जैसे नोटपैड अपना विंडोज है ना, ये जितने भी एप्लीकेशंस अपन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो जीयूआई बेस्ड ही होते हैं आजकल, इजी हैंडलिंग होती है पूरी, है ना, यूजर फ्रेंडली होते हैं। तो इट इज ए सेट ऑफ एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस। तो एपीआई, एपीआई का मतलब हो गया एप्लीकेशंस, पी का मतलब हो गया प्रोग्राम्स, इन आई का मतलब हो गया इंटरफेस, है ना। तो एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस यूज्ड बाय जावा प्रोग्रामर्स, जो जावा की कोड, जावा का कोड लिखेगा, टू क्रिएट जीयूआई ऑब्जेक्ट। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑब्जेक्ट सच एज बटन्स, स्क्रॉल बार एंड विंडोज। जैसे अपन है ना अपने एच टी एम एल है ना, डी एच टी एम एल है, एक्स एम एल है, उसमें कई तरह की कोडिंग की है, तो अपन को उसी तरह से यहाँ बटन्स बनाना हो, स्क्रॉल बार्स बनाना हो, विंडोज बनानी हो, तो अपन है ना ए डब्ल्यू टी टूल किट का यूज कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूल किट मतलब। तो ए डब्ल्यू टी इज द पार्ट ऑफ जावा फाउंडेशन क्लासेस। तो ए डब्ल्यू टी है ना एक जावा फाउंडेशन क्लास का पार्ट है, जे एफ सी,
जे का मतलब जावा, एफ का मतलब फाउंडेशन, सी का मतलब क्लासेस। तो ना फ्रॉम सन माइक्रो सिस्टम, ये कंपनी है जिसने जिसने जिसको जावा है ना, जावा को जिसने डेवलप किया था। द कंपनी दैट ओरिजिनेटेड जावा। तो AWT का आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्विंग इन जावा। अब ये स्विंग और AWT है ना, तो इस AWT स्विंग का अपडेट कर दो, एक्सटेंड कर दो। तो स्विंग भी एक तरह से GUI बेस्ड कंपोनेंट है ना, इंटरफेस से वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डेवलप करना हो तो अपन स्विंग का भी यूज में ले सकते हैं। तो स्विंग क्या है? तो स्विंग इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट्स फॉर जावा प्रोग्रामर्स देट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगा है ना, द एबिलिटी टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। स्विंग से भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अपन क्रिएट कर सकते हैं। कंपोनेंट्स है सच एज बटन्स एंड स्क्रॉल बार्स है ना, देट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द विंडोइंग systems for specific operating systems. Swing components are used with the Java Foundation classes. तो स्विंग के जितने भी कंपोनेंट्स अपन यूज करेंगे तो वो JFC क्लासेज के थ्रू अपन यूज करेंगे। ये जावा फाउंडेशन क्लास का एक पार्ट है। ऐसे AWT भी जावा फाउंडेशन क्लास से ही लिया हुआ पूरा। तो स्विंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? पैकेजेज फॉर क्रिएटिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस इन जावा। स्विंग कंपोनेंट्स आर रिटन इन जावा लैंग्वेज। जितने भी कंपोनेंट हो जावा लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, डायरेक्ट अपन यूज कर लेते हैं फिर उनको। द कंपोनेंट्स ऑफ जावा स्विंग आर लाइट वेटेड है ना, प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आते हैं ये स्विंग। तो ये स्विंग के बारे में भी है ना, AWT का इससे पहले स्विंग यूज होता हुआ, फिर स्विंग का अपडेट करके AWT बना दिया। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ एप्लेट इन जावा। तो जावा एप्लेट का क्या यूज है ना, जावा में एप्लेट का क्या रोल है? तो अपन जावा में है ना दो तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं। एक तो आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, और एक आपका ना वेब बेस्ड एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग हो गया। तो दोनों तरह से अपन है ना स्टैंड अलोन और वेब बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अब जहाँ वेब बेस्ड एप्लीकेशंस आप डेवलप करोगे तो वहाँ पे अपन को ना ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूशन चलेगा कोड का। तो ब्राउजर में मोजिला फायरफॉक्स है ना, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, या आपका माइक्रोसॉफ्ट एज कर दो। तो यहाँ पे एप्लेट्स वेब पेज डेवलप करने के लिए जावा में है ना, वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए यूज में लेंगे अपन। तो जावा एप्लेट्स आर यूज टू प्रोवाइड इंटरेक्टिव फीचर्स टू वेब एप्लीकेशंस, ये लाइन याद हो जानी चाहिए। एंड कैन एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर, ब्राउजर समझ ही गए, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा। फॉर मैनी है ना, फॉर मैनी प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म्स आप समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ पे। दे आर स्मॉल पोर्टेबल जावा प्रोग्राम्स। एम्बेडेड है, एम्बेडेड की मीनिंग है कि एक कोड आपका जैसे जावा का कोड चल रहा है उसके साथ में कोई दूसरा कोड को भी अपन प्रेजेंट कर दे। तो एक जगह दो या तीन कोड को एक साथ है ना एम्बेड करवा दिया, साथ में रख दिया। तो जावा प्रोग्राम्स एम्बेडेड इन HTML पेजेज एंड कैन रन ऑटोमेटिकली व्हेन द पेजेज आर व्यूड। जैसे अपन पेजेज का व्यू देखे ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो इट रन्स इनसाइड द ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर रन होगा। एंड वर्क्स इट क्लाइंट साइड, क्लाइंट के कंप्यूटर पे पूरा वर्क करेगा। तो अपन को यहाँ एप्लेट्स के थ्रू वेब एप्लीकेशंस डेवलप करने का काम करेगा, ब्राउजर के थ्रू इसको रन करते हैं अपन। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सॉकेट इन जावा। अब सॉकेट समझ ही गए, सॉकेट है ना एक तरह से कनेक्टिविटी वाला वो कह दो है ना, एक तरह से डिवाइस कर दो, कनेक्टिविटी पोर्ट कर दो। जैसे कई बार होता है ना केबल को अपन नेटवर्क केबल है तो कहाँ जोड़ते हैं, तो तुमको पता है कि RJ45 कनेक्टर्स से है ना, लेन कार्ड होता है, लेन कार्ड के RJ45 कनेक्टर्स के थ्रू USB पेन ड्राइव की कनेक्टिविटी देना हो, USB केबल की कनेक्टिविटी देना हो है ना, या कोई भी इंटरफेस मदरबोर्ड के साथ में कोई दूसरी डिवाइस का इंटरेक्ट या इंटरफेस का यूज करना हो, तो फिर अपन को है ना ये पोर्ट, ये सॉकेट नंबर ये चाहिए होते हैं। तो अपन को हार्डवेयर डिवाइसेज का ना नॉलेज है, फिर हार्डवेयर डिवाइसेज का एक अपने आप में एक है ना पोर्ट नंबर, सॉकेट नंबर है ना, ऐसे होता है ये। तो ट्रांसपोर्ट लेयर अपन ने उधर नेटवर्क में पूरा देखा था, IP एड्रेस की थ्योरी पड़ी हुई है। तो अपने यहाँ सॉकेट को या एक्सप्लेनेशन देना अपन को जावा में। तो ए सॉकेट इज ए कम्युनिकेशन एंड पॉइंट है, ये कम्युनिकेशन एक तरह से संचार हो गया, एंड पॉइंट है
है ना। इसके अंतर्गत क्या आता है, इट ए नेटवर्क प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब एक तरह से जुड़ना, कि नेटवर्क के थ्रू अपन कैसे जुड़े। तो इट इज यूज्ड बाय प्रोसेस टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट का प्रोसेस को अपन को कैसे यूज करें, है ना, बाय कम्युनिकेट विद द रिमोट सिस्टम। रिमोट सिस्टम समझ गए, जैसे कोई सर्वर हो सकता है, वाया ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर है जिसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पूरा काम करेगा। ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू अपन रिमोट सिस्टम से कोई भी प्रोसेस, है ना, कम्युनिकेट करें तो कैसे करें। तो नीड एन आईपी एड्रेस की अपन को रिक्वायरमेंट रहेगी कि रिमोट सिस्टम से कैसे कनेक्टिविटी हो आपका, कि किसी सर्वर से कैसे जुड़ोगे। जैसे अपन इंटरनेट कनेक्शन यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों का, तो हर कंपनी का जो अपन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाती है, वो हर कंपनी का एक अपना, है ना, आईपी एड्रेस होता है। तो आईपी एड्रेस के थ्रू अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं रिमोट सिस्टम से। तो अपन को सॉकेट की रिक्वायरमेंट होती है फिर वो। तो सॉकेट्स आर पॉपुलरली यूज्ड इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। तो सॉकेट्स को अपन पॉपुलरली जो यूज करेंगे क्लाइंट सर्वर। सर्वर समझ गए, जिससे अपन डेटा या जो आपका आपका कोई भी, है ना, सोर्स होता है जिससे अपन कोई इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। क्लाइंट है जो अपन यूज करते हैं अपना, है ना, इंडिविजुअल, मतलब जिस पे अपन यूजर काम करेगा, वो क्लाइंट का। तो प्रोवाइड टू मेजर टाइप्स ऑफ द सर्विसेज। तो एक तो कनेक्शन ओरिएंटेड और एक हो गया कनेक्शन लेस। दो तरह की सर्विसेज चलती है यहाँ पे। तो अब अपन ये दोनों सर्विसेज को यूज करेंगे। जावा डॉट नेट, नेट का मतलब नेटवर्क पैकेज होता है ये अपने आप में। तो इस पैकेज को अपन अलाउ करेंगे इंपोर्ट के थ्रू। इन जावा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ए क्लास, एक क्लास को प्रोवाइड करेगा। सॉकेट्स दैट इम्प्लीमेंट वन साइड ऑफ ए टू वे कनेक्शन बिटवीन योर जावा प्रोग्राम एंड अनदर प्रोग्राम ऑन द नेटवर्क। तो ये अपन को नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करना हो तो सॉकेट चाहिए होता है अपन को, है ना। तो जावा में अपन यूज कर सकते हैं। जावा डॉट नेट अपन को पैकेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, पूरी क्लास से प्रोवाइड कराएगी, फिर उसके थ्रू अपन इसकी, है ना, पूरी कनेक्टिविटी ले सकते हैं। अब कैसे कनेक्टिविटी करते हैं तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। तो आपका जैसे ये सर्वर है ना, ये सर्वर दूसरा सर्वर है। तो यहाँ पे पोर्ट और ये क्लाइंट है ना। अब ये क्लाइंट है ना, इससे कनेक्ट होना चाहता है, तो ये कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेगा तो इससे जुड़ जाएगा। तो इसका एक नंबर होगा आईपी एड्रेस, है ना। तो पोर्ट के थ्रू अपन ये पूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो एक क्लाइंट मेकिंग ए कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द सर्वर। और एक ऐसा भी हो सकता है कि इधर से अपन, है ना, टू वे हो गया, इधर से डेटा कनेक्ट हो गया, देन इधर से फिर डेटा को ये यूज करे। तो सर्वर भी मतलब सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट पे आएगी, क्लाइंट उसको रिसीव करेगा। तो एक ये पूरा सेशन हो गया एक तरह से। तो सेशन एस्टेब्लिश्ड विद टेम्परेरी पोर्ट यूज्ड फॉर टू वे कम्युनिकेट। तो ये आपका, है ना, ये पोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे जावा में। व्हाट इज द यूज ऑफ जार फाइल। जार फाइल जस्ट लाइक वैसे ही कह दो जैसे जिप फाइल होती है, कंप्रेस्ड फाइल होती है ये। ऑडियो वीडियो ये अपन को कई बार रखना होता है ना सिंगल फाइल में, तो फिर अपन को जार फाइल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ए जार मतलब एक तरह से, है ना, जावा आर्चिव, है ना। जार का मतलब हो गया कि जावा आर्चिव, पूरा इसका फुल फॉर्म है। इज ए पैकेज फाइल फॉर्मेट है ये पूरा एक जावा का। तो जार फाइल्स अलाउ अस टू पैकेज मल्टीपल फाइल्स, बहुत सारी फाइल, मतलब इन ऑर्डर टू यूज इट्स एज लाइब्रेरी, प्लगइन और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। इसमें ना प्लगइन्स भी आ सकता है, लाइब्रेरीज भी हो सकती है जिसमें बहुत सारी फाइलें का पैकेज हो सकता है पूरा, मल्टीपल फाइल आ सकती है ना। काइंड्स ऑफ एनी काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस हो सकती है। बाद में ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है, कई सारी फाइलों का कॉम्बिनेशन हो जाता है जार फाइल में। तो वी कैन क्रिएट ए जार विद एनी डिजायर्ड स्ट्रक्चर, कि अपन जो भी अपन चाहते हैं ना उस स्ट्रक्चर में जार फाइल का क्रिएशन कर सकते हैं जावा के थ्रू। ए जार फाइल इज ए फाइल फॉर्मेट, एक फाइल का ये फॉर्मेट होता है। डेट कंटेन्स ए कंप्रेस्ड, कंप्रेस का मतलब होता है एक तरह से रिड्यूस की हुई। जैसे आपकी फाइल की साइज ज़्यादा है तो अपन उसको कंप्रेस्ड मोड में करके थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं बाइट में, साइज में, इनमें। वर्जन ऑफ डॉट क्लास फाइल, ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स और, है ना, डायरेक्टरीज, ये अपन इसमें अलाउ कर सकते हैं। वी कैन इमेजिन ए जार डॉट जार फाइल ए जिप्ड फाइल, जिप फाइल की तरह अपन इमेजिन कर मतलब कल्पना कर सकते हैं कि जैसे जिप फाइल होती है ना, तो यहाँ पे डॉट जार फाइल है, अंतर यही है, ZIP है, यहाँ पे डॉट JAR है। डेट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग विन जिप सॉफ्टवेयर, जिप फाइल को अपन क्रिएट करते हैं
विनजिप सॉफ्टवेयर के थ्रू, और जार फाइल अपन जावा की कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। इवन विनजिप सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट, फिर आपकी अगर जिप फाइल होती है तो एक्सट्रैक्ट करना होता है उसको, द कंटेंट्स ऑफ ए डॉट जार, so you can use them for tasks such as lossless data compressions, archive decompressions and archive unpacking। यहाँ पे कोई डेटा लॉस नहीं होता, मतलब तो ये आपके जार फाइल का पूरा पर्पज हो जाता है। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चंस आप देखो, पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा, है ना। ये तो आपका सिलेबस का आधा पॉइंट इसमें आ जाता है फर्स्ट यूनिट का। तो आपको ये पूरे पॉइंट याद होने चाहिए कि जावा के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है, मतलब क्या जावा में से क्या क्वालिटी है जो अपन इसको मोस्टली अपन यूज करते हैं। अभी भी ये नंबर 2 या 3 पे बनी हुई है जावा, है ना। अभी भी टॉप लेवल की लैंग्वेज में आती है, टॉप 5 में आती है इसकी गिनती। तो इसके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स है, कुछ क्वालिटी होगी तभी तो अपन जावा को यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स में आप देखोगे तो ये 13 इसके 13 फीचर्स है टोटल। तो ये एक डायग्राम्स बना सकते हो कि जावा का फीचर्स सिंपल है, डायनामिक है, इंटरप्रिटेड है, पोर्टेबल है, हाई परफॉर्मेंस होती है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिक्योर्ड लैंग्वेज है, रूबस्ट है, अत्यधिक मतलब यूज होने वाली इसमें वो है, मतलब पावरफुल लैंग्वेज है, इसे कह दो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। अब इसके पूरे फीचर्स याद कर लो कि जावा के इंपॉर्टेंट फीचर्स में क्या क्या है, तो लिस्टिंग है ये पूरी। ये तो डायग्राम्स बना दिया, तो आप भी चाहो तो इसको डायग्राम बना के प्रेजेंट कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपका है ना 12 नंबर में भी आ सकता है ना। 2 मार्क्स के कई सारे इसमें पोर्शन पूछ सकते हैं, 4 मार्क्स का भी ये क्वेश्चंस बन जाता है। तो इस क्वेश्चंस को तो आपको याद करना ही है, हर पॉइंट के बारे में लिखना आना चाहिए। तो अब इम्पोर्टेंट में देखें, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जावा। सिंपल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, पोर्टेबल है, मल्टी थ्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेटवर्कड है ना, और ये रोबस्ट है, डायनामिक है, सिक्योर है, हाई परफॉर्मेंस है, इंटरप्रेटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना। अभी इसका वन बाय वन अगर इसका अपन देखें तो सिंपल कैसे, तो जावा है ना एक तरह से सिंपल है। अब क्यों, अब इसके कुछ रीजन देखो कि जावा इज वेरी इजी टू लर्न, इट्स सिंटेक्स है ना इज सिंपल, क्लीन, इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसकी कुछ क्वालिटी भी है सिंपल होने के, क्या क्या इसके है ना वो है फैक्टर्स। तो फ्री फ्रॉम पॉइंटर, जावा में पॉइंटर नहीं होता। पॉइंटर से क्या होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मेमोरी को अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पॉइंटर नहीं होने से ज़्यादा सिक्योर भी हो जाती है, सिंपल भी हो जाती है। रिच सेट ऑफ एपीआई, एपीआई एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस, है ना। एपीआई में ये रिच है, मतलब एक तरह से एप्लीकेशंस प्रोटोकॉल इंटरफेसेस की इसमें थ्योरी है ना अवेलेबल है। गार्बेज कलेक्टर्स कलेक्टर्स है यहाँ पे। इट कंटेन्स यूजर फ्रेंडली सिंटेक्स है फॉर डेवलपिंग एनी एप्लीकेशन, है ना। इजी वे में अपन एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से इसको सिंपल बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट की सिंपल सी मीनिंग है कि जावा का जो प्रोग्राम्स अपन रन करते हैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये रन हो सकता है, स्वतंत्र है, कोई से भी प्लेटफॉर्म पे रन करा लो विदाउट मॉडिफिकेशन के। तो जावा का प्रोग्राम्स है ना, ए प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी सेट टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ विच कैन रन ऑल अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है ना इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, सभी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा विद रेस्पेक्ट टू इट्स डेवलपमेंट एंड कंपाइलेशन। तो प्लेटफॉर्म रिप्रेजेंट्स ओएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेटफॉर्म की मीनिंग है। तो यहाँ पे रन टाइम एनवायरनमेंट हो गया, इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। रन टाइम एनवायरनमेंट हो गया, एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये जावा का जैसे कोड बनाते हैं ना अपन, तो ये बाइट कोड इसमें जनरेट होता है। तो जावा कोड डॉट जावा फाइल का एक्सटेंशन है। जावा सी का मतलब जावा कंपाइलर है ये। जावा कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करेगा और एक क्लास बाइट कोड बना के क्लास जनरेट करेगा डॉट क्लास से। फिर ये जावा वर्चुअल मशीन है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाती है, विंडोज पे भी चल जाएगी, जेवीएम है ना लिनक्स पे भी रन करेगा, जेवीएम है ना मेक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी रन करेगा। ऐसे अपन चाहे तो इसको ना एक ओएस में एक और डाल सकते हैं कि जेवीएम जो क्रिएट हो गया तो ये डोस पे भी रन करेगा, है ना। ये लिनक्स है, इसे और भी ऐड कर सकते हो। तो जावा कोड कैन बी है ना रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। ये पूरे आंसर में आ जाना चाहिए, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए। तो जावा कोड इज कंपाइल्ड बाय द कंपाइलर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड। कंपाइलर होने के बाद में बाइट कोड में जनरेट होगा, बाइट कोड किसी भी मशीन पे चल जाएगा। तो दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड बिकॉज
इट कैन बी रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, दैट इज राइट वंस रन एनीवेयर, है ना। ये इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का पूरा कंसेप्ट आ जाता है। एक होता है कि आर्किटेक्चरल इन न्यूट्रल। अब आर्किटेक्चरल का क्या मतलब होता है कि आप ये समझते हो कि अपन है ना प्रोसेसर्स जो होता है, प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है, तो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर होता है ना, एक तो 32 बिट प्रोसेसर होता है और एक है ना 64 बिट होता है। अब अपन अगर सी लैंग्वेज C++ की बात करें तो कोई भी अपन प्राइमरी डेटा टाइप की जो लेंथ देखते हैं, 64 बिट में लेंथ है ना थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, 32 बिट में ना उसकी लेंथ है ना प्राइमरी जो डेटा टाइप होता है इंटीजर, उसकी रिड्यूस हो जाती है। सपोज अगर 32 बिट का प्रोसेसर है और अपन 32 बिट का कंपाइलर कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो 2 बाइट यूज करेगा, और 64 बिट का अगर कंपाइलर है मशीन की लेंथ यहाँ बढ़ जाएगी तो क्या 4 बाइट यूज करेगा। तो जावा में ऐसे नहीं होता। जावा में है ना आर्किटेक्चरल न्यूट्रल कहलाता है, यहाँ पे आर्किटेक्चर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। तो जावा आर्किटेक्चरल रिप्रेजेंट प्रोसेसर है, लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी सेट टू बी आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, है ना, विच कैन रन ऑन एनी अवेलेबल प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेसर पे आप रन कर सकते हो, P2 P3 P4 P5 ड्यूअल कोर, है ना, कोर i3 कोर i5 सभी पे, कंसिडरिंग देयर आर्किटेक्चर। जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंस फीचर्स, है ना। ये पूरा इसमें फिक्स रहता है, यहाँ पे 32 64 का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो कैसे आर्किटेक्चर ये है ना वो है न्यूट्रल है। तो ये आपका जावा का P4 कंप्यूटर है, ये जावा का कोड है ना, ये कंपाइलेशन हुआ, एक ये बाइट कोड में क्लास बन गई। P4 पे रन करो, है ना, i3 पे रन करो, P3 पे रन करो, तो ये है ना एक फिक्स रखेगा अपने डेटा टाइप की जो साइज है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसके रन होने में। तो इस वजह से इसको आर्किटेक्चरल न्यूट्रल बोल दिया। पोर्टेबल समझ ही गए कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चर की वजह से पूरा पोर्टेबल है, एक कोड को रन कर लो किसी दूसरे कंप्यूटर वीजीओ में ना विदाउट मॉडिफिकेशन के लिए चला लो। तो जावा इज ए पोर्टेबल बिकॉज इट इज फैसिलिटेट यू, है ना, यू टू कैरी द जावा बाइट कोड ऑफ एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपन इजी वे में ले जा सकते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम। पोर्टेबिलिटी की मीनिंग हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चर। मल्टी थ्रेडिंग, तो मल्टी थ्रेडिंग में वही हो गया ना कि एक प्रोसेस से फिर कई सारे प्रोसेस अपन एक साथ चला सकते हैं। तो ए थ्रेड इज लाइक ए सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, है ना, कॉन्करेंटली वी कैन राइट जावा प्रोग्राम दे डील विद मेनी टास्क, है ना, एट वंस बाय डिफाइनिंग है ना मल्टीपल थ्रेड्स। तो द मेन एडवांटेज ऑफ द मल्टीपल थ्रेडिंग इज दैट इट डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी फॉर ईच थ्रेड्स, इट शेयर एक कॉमन मेमोरी एरिया, एक कॉमन मेमोरी एरिया यूज कर लेगा, अलग अलग मेमोरी को मैप नहीं करेगा। तो अपन ने अभी स्टैक मेमोरी हीप मेमोरी का एक डायग्राम भी देखा था। तो थ्रेड आर इम्पोर्टेंट, है ना, फॉर मल्टीमीडिया वेब एप्लीकेशंस एसेट्रा, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अपना एक मल्टी थ्रेड का ये पूरी एक डायग्राम हो गया, है ना, जावा का प्रोग्राम है, मेन थ्रेड है। तो ये आपका ना ये थ्रेड 1 थ्रेड 2 और ये मेमोरी का एक एरिया ना फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे शेयर कर लेगा पूरे प्रोसेस को। एक होता है जावा का जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जावा डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इस फैसिलिटीज यूजर टू क्रिएट, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस इन जावा। तो RMI रिमोट मेथड, है ना, इन्वोकेशन एंड EJB इंटरप्राइजेज जावा बीन्स आर, है ना, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। इनके थ्रू अपन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। दिस फीचर ऑफ जावा मेक अस एबल टू एक्सेस फाइल्स बाय कॉलिंग द मेथड फ्रॉम एनी मशीन्स ऑन द इंटरनेट। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग को देखोगे तो अपन ये इंटरनेट के थ्रू अलग अलग, है ना, यहाँ पे पूरा, है ना, एक तरह से मल्टीपल, है ना, नोड पे पूरी एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपन। तो एक एप्लीकेशन यहाँ से चल रही है इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो ये, है ना, एक डायग्राम याद रख सकते हो ये डिस्ट्रीब्यूट का। फिर आपका नेटवर्क, कि नेटवर्क को पूरा ये सपोर्ट करेगी। तो इट मेनली डिजाइन फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो J2EE इज यूज फॉर डेवलपिंग नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस। जावा के अंदर अपन, है ना, पूरी नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। रोबस्ट, अत्यधिक यूज होने वाली, स्ट्रॉन्ग। रोबस्ट की जो मीनिंग है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे जावा इज ए रोबस्ट। अब रोबस्ट क्यों है, तो एक तो इसमें स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट का स्ट्रॉन्गली यहाँ पे पूरा, है ना, यूजेज होता है। देयर इज ए लेक ऑफ पॉइंटर्स, नहीं है तो अपनी इंफॉर्मेशन, है ना, लेक नहीं होगी, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इतनी। जावा प्रोवाइड ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शंस which run on the Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by a
जावा एप्लीकेशंस एनी मोर। देर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग की पूरी यहाँ पे पूरी थ्योरी है कि एक्सेप्शन को अपन डील कर सकते हैं। ऑल दीज पॉइंट आर द है ना रूबस्ट के पूरे पॉइंट हो जाते हैं यहाँ पे। फिर डायनामिक रन टाइम पूरी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं यहाँ पे। जावा इज ए डायनामिक लैंग्वेज है। सपोर्ट इज डायनामिक लोडेड ऑफ क्लास। इट मीन्स क्लासेज आर लोडेड ऑन डिमांड। इट आल्सो सपोर्ट फंक्शंस फ्रॉम इट्स नेटिव लैंग्वेज है ना सी प्लस प्लस में भी डायनामिक मेमोरी का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे लिया हुआ है। जावा सपोर्ट डायनामिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। गार्बेज कलेक्शन। सिक्योर है जावा। सिक्योर होने का मेन रीजन है बाइट कोड की वजह से। बाइट कोड क्या होता है कि नोट रीडेबल होता है कि ह्यूमन उसको पढ़ नहीं सकता। 0-1 की कोडिंग होती है तो इसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से जावा ज़्यादा सिक्योर है। इट इज़ मोर सिक्योर लैंग्वेज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। इन दिस लैंग्वेज ऑल कोड इज कवर्ड इनटू बाइट कोड एंड आफ्टर कंपाइलेशन विच इज नॉट रीडेबल बाय ह्यूमन। अब जावा है ना सिक्योर क्यों है तो इसके कुछ और रीजन है, तो ये आप पढ़ सकते हो। तो एक तरह से नो एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होने से सिक्योर ही कहोगे, क्योंकि पॉइंटर डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर लेता है। प्रोग्राम रन इनसाइड है ना वर्चुअल मशीन। ये हो गया आपका से ये हो गया सैंड बॉक्स। एक एक क्लास लोडर इस वजह से है ना सिक्योर होता है। एक तरह से रन टाइम में है ना JRE जब यूज करते हैं तो क्लास लोडर को यूज करता होगा। एक बाइट कोड वेरीफायर होता है, सिक्योरिटी मैनेजर होता है इसमें, इस वजह से है ना ज़्यादा सिक्योर है। जावा लैंग्वेज प्रोवाइड दी सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट। ये तो बाय डिफॉल्ट हो गई ऊपर वाली। तो सम सिक्योरिटी अपन है ना अपन खुद भी यूज कर सकते हैं। प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन डेवलपर एक्सप्लिसिटली होता है कि अपन कोई दूसरे सोर्सेज के थ्रू रिसोर्सेज के थ्रू अपन यूज कर सकते हैं बाहर से भी सिक्योरिटी। तो वो SSL सॉकेट ये हो गया सॉकेट ये हो गया सेशन ये हो गया सिक्योर लेयर है ना सॉकेट होता है सॉकेट सिक्योर सॉकेट लेयर। एक हो गया JAAS है ना क्रिप्टोग्राफी, इनके थ्रू भी अपन है ना एक्सप्लिसिटली यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ C++ पे देखे अपन तो यहाँ पे हो गया यूजेज रन टाइम एनवायरनमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम C++ एप्लीकेशन OS। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे JVM क्रिएट करेगा, ये जावा वर्चुअल मशीन होगी यहाँ पे। इसके थ्रू अपन फिर है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ से भी डेटा रिसीव करेगा। तो ये JVM होने से ये है ना ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। तो यहाँ पे इसको याद रख सकते हो। हाई परफॉर्मेंस, ये जावा का जो कोड होता है वो हाई परफॉर्मेंस देगा बाइट कोड की वजह से। तो इट हैज हाई परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। दिस लैंग्वेज यूजेज बाइट कोड विच इज मोर फास्टर देन ऑर्डिनरी पॉइंटर कोड, सो परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैंग्वेज इज हाई। गार्बेज कलेक्टर की वजह से है ना नो पॉइंटर की वजह से सपोर्ट है ना मल्टी थ्रेडिंग की वजह से इसकी परफॉर्मेंस हाई आती है। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना। फिर इंटरप्रिटेड होने की वजह से ये फास्ट काम करेगा। तो जावा कंपाइलर एक्सेप्ट द सोर्स कोड converted into the bytecode and bytecode and in second stage it convert into machine code with the help of the interpreter। bytecode बनेगा, पहले तो कंपाइलर यूज होगा, फिर आपका bytecode जनरेट करेगा bytecode, फिर इंटरप्रेटेड के थ्रू रन होगा। तो इट इज वन ऑफ द हाईली इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा में है ना कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही होता है, ध्यान देने का पॉइंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है पूरी जावा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या कंसेप्ट है, पूरे कंसेप्ट है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट बनाना, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकैप्सुलेशन है, ये ऑब्जेक्ट के बेसिक कंसेप्ट है। तो जावा पूरी सपोर्ट करती है। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। everything in Java is in object। Object oriented means we organize our software as a combination of different types of the objects है ना that incorporate both data and behavior यानी method। Object oriented hoops is a methodology that simplify software development and maintenance by providing some rules। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पूरे कंसेप्ट है। तो ये आपके 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट इसके पूरे फीचर्स के अंतर्गत आते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के एक तरह यूज ऑफ इनहेरिटेंस आल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप। इनहेरिटेंस एक तरह से होता है ना कि कोई भी आपकी ओल्ड क्लास है उसको एक्वायर करो, उस क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज को एक्वायर करके उसमें कुछ नया इम्प्रूवमेंट करें, नया एडिशन करें और एक अपन नई क्लास बना दें। तो नई क्लास बनाएं डिराइव फ्रॉम बेस क्लास से।
तो आपका ये इस तरह का जो प्रोसेस होता है या इस तरह की जो मैकेनिज्म है वो इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि किसी पुराने को लेकर नया बनाना। तो नया बनाओगे तो पुराने को तो सबसे पहले ना एडॉप्ट करोगे, एक्वायर करोगे, फिर उसको ना एक नया बनाओगे तो एक नया नाम दोगे और पुराने के फीचर्स उसमें यूज करोगे, तो और एक अपने खुद के नए फीचर्स जोड़ोगे। तो इस तरह की एक्टिविटीज को अपन इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज बताना अपन को इस क्वेश्चन में। तो इनहेरिटेंस के मेजर है ना चार, यहाँ पे चार 3 पॉइंट है। एक तो मेथड्स ओवर राइडिंग, तो फॉर सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी अचीव्ड। एक हो गया कोड रीयूजेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है ना, यूज इनहेरिटेंस का। रीयूजेबिलिटी, ये कोई भी आपका एग्जिस्टिंग आइटम है, ओल्ड आइटम है या ओल्ड क्लास है, उसको अपन एक्वायर करके उसकी कुछ प्रॉपर्टी को एक्वायर करके उसमें कुछ नया एडिशन करके नई क्लास बनाए, तो वो आपका रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आएगा। टाइम सेव का कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। कोड को अपन को दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, नई क्लास बनाएंगे तो कुछ कोड तो आपको पुरानी क्लास से ही मिल जाएगा। और एक एक्सटेंडिबिलिटी हो गया, है ना, एक आपका टाइम सेव हो गया यूजेज में। ये टाइम सेव भी अपन कर सकते हैं, कॉस्ट भी इफेक्टिव हो सकती है, अपनी मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे इसके यूजेज आप लिख सकते हो इनहेरिटेंस के। अब इनहेरिटेंस अपन जब बनाते हैं तो कोई भी क्लास को अपन एक्वायर करेंगे तो आप मल्टीपल क्लासेज के थ्रू भी है ना एक सिंगल क्लास बना सकते हो। तो अपने पास यहाँ पे 3 तरह के मेजर इनहेरिटेंस के टाइप्स है यहाँ पे, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हिरार्चिकल। तो यहाँ पे जावा में ये तो प्योर सपोर्ट करेगा। और जावा में फिर है ना एक तो मल्टीपल, एक हाइब्रिड, 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं अपने पास। तो मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस जावा में है ना डायरेक्ट अपन है ना यहाँ सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वो इंटरफेसेस के थ्रू करेंगे यहाँ पे। तो तो यहाँ पे जावा में 3 तरह की कैटेगरी होगी यहाँ पे। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, तो एक क्लास है तो इस क्लास को एडॉप्ट करो और एक नई क्लास बना दो। तो सिंगल इनहेरिटेंस में 1 बेस क्लास और 1 डिराइव्ड क्लास। तो when a class extended from one class, है ना, then it is called single level inheritance। एक ही बेस क्लास है यहाँ पे, तो इसको सिंगल लेवल कह सकते हैं, डायग्राम के साथ बता सकते हो। मल्टी लेवल में क्या होगा कि एक बेस क्लास से अपन ने नई क्लास बना दी है और फिर इसको आप वापस बेस क्लास बना दिए, तो ये इंटरमीडिएट क्लास हो गई। फिर इस क्लास को यूज करके इसकी प्रॉपर्टी को फिर इसमें सी क्लास में कन्वर्ट कर दिया एक्वायर करके, तो एक नई क्लास अपनी फाइनल क्लास सी बन गई। तो आपका यहाँ पे 2 लेवल आ गया। तो मल्टी लेवल में क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इज ए मैकेनिज्म वेयर वन क्लास कैन बी इनहेरिटेड फ्रॉम ए डिराइव्ड क्लास, देयर बाय मेकिंग द डिराइव्ड क्लास द बेस क्लास फॉर ए न्यू क्लास। तो ये डिराइव्ड क्लास फिर आपकी बेस क्लास में यूज होके फिर नई क्लास बन जाएगी। तो ये एक तरह से इंटरमीडिएट क्लास हो गई। एक हिरार्चिकल ट्री टाइप का स्ट्रक्चर होगा, तो 1 बेस क्लास होगी, 2 और मोर डिराइव्ड क्लास होगी। तो आपका ये डिराइव्ड क्लास हो गई, ये डिराइव्ड क्लास हो गई, ये क्लास है ना बी डिराइव्ड हो रही है ए से और सी डिराइव्ड हो रही है ए से। तो एक एक क्लास को 2 क्लास में अपन ने लिंक दे दिया, तो ये हिरार्चिकल स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो 1 बेस क्लास और 2 और मोर डिराइव्ड क्लास, है ना, तो ये आपका ये हिरार्चिकल में आ जाएगा। अब जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, ये टाइप्स तो होता है, बाकी दूसरे वे में लिखना होता है अपन को। और एक आपका है ना एक ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता। तो when one class inherit multiple classes, तो it is known multiple inheritance। For example, in Java programming multiple and hybrid है ना इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेस के थ्रू, अपन इसको यूज में लेते हैं। कंसेप्ट तो है, बाकी इंटरफेस के थ्रू चलती है वो। तो अपन को मल्टीपल इनहेरिटेंस की थोड़ी देखो, आपकी 2 और मोर तो ये बेस क्लास है और 1 डिराइव्ड क्लास है। तो यहाँ पे इन मल्टीपल इनहेरिटेंस 1 डिराइव्ड क्लास है ना और आपके 2 और मोर बेस क्लास। तो यहाँ पे ये इंटरफेस के थ्रू अपन को अचीव करना है, यहाँ पे ये ध्यान देने का पॉइंट है, ये इंटरफेस के थ्रू लेंगे अपन यहाँ पे। ऐसे फिर हाइब्रिड में देखोगे मिक्सअप हो जाता है 2 और मोर क्लास का। तो यहाँ पे जैसे ये आपका बेस क्लास से ये हिरार्चिकल हो गया, फिर यहाँ वापस आपका 2 क्लास के थ्रू मल्टीपल को यूज कर लिया, यहाँ पे मल्टी लेवल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कई सारी क्लासों का मिक्सअप हो गया, तो ये हाइब्रिड हो जाएगा। तो आज अपन इतना ही लेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।